नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी और आज हम लेकर आए हैं यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की पूरी पीवाईक्यू सीरीज इसी चैनल पर स्टेप बाय स्टेप आने वाली है। जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने इस सीरीज के मिशन और यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम की स्ट्रेटजी को डिटेल में समझाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। और हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कितना समझ आया और क्या आप चाहते हैं कि आगे हम सिलेबस के किसी और टॉपिक को भी इसी तरह कवर करें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जहां से आप हर मेन टॉपिक और मेन पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पीवाईक्यू नोट्स, करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा टॉपिक वहीं अपलोड किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के इन सवाल के पीछे क्या लॉजिक और कॉन्सेप्ट छिपा है। प्रश्न नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आया है, स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। सही आंसर आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता है। आइए इनकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, बाकी ऑप्शन है और सही आंसर प्राकृतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अब प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? नेचुरल लिबर्टी जिसको हम कहते हैं, प्राकृतिक इसका सिद्धांत है। प्राचीनतम सिद्धांत क्या है? मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का सामाजिक या राजनीतिक बंधन नहीं होना चाहिए। यह विचार प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधान और सामाजिक संविदा सिद्धांत, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। अब इसके प्रमुख थिंकर कौन कौन से हैं? जैसे थॉमस हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूसो। इन्होंने प्राकृतिक स्वतंत्रता की चर्चा की। हालांकि तीनों ने इसे अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया और क्वेश्चन इसमें इस अर्थ में भी आता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता से कौन कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं। बाकी विकल्पों की थोड़ा व्याख्या देखें तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? यह नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी से संबंधित है। कैसे? जैसे मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यह बाद में विकसित हुआ। बात करें सिविल लिबर्टी की, नागरिक स्वतंत्रता की, यह व्यक्ति की नागरिक सुरक्षा और मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन? सिविल लिबर्टी सॉरी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, इस अर्थ में हम इस लिबर्टी की बात कर रहे हैं, नागरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। यह आधुनिक लोकतंत्रों में विशेष रूप से विकसित हुई। ठीक, बात करें आर्थिक स्वतंत्रता की, इकोनॉमिक लिबर्टी की, यह व्यक्ति को आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने से संबंधित है। जैसे काम करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, शोषण से मुक्ति। यह 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाजवाद के प्रभाव से प्रमुखता में आई। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वह कौन सी स्वतंत्रता है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाजवाद के प्रभाव से प्रमुखता में आई। ठीक, अब अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। ठीक, और रही बात नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार की जो बात करता है, तो जॉन लॉक है। इन्होंने कहा था कि क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था संपत्ति, सॉरी, इन्होंने इसका अर्थ है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और क्या लिखा जा रहा है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? यह जॉन लॉक से जुड़ा हुआ है। ये फेमस क्वेश्चन है और कई बार आता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति
का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? जॉन लॉक से जुड़ा हुआ है। ठीक, बाकी हम देखेंगे तो जो यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता। सिलेबस से संबंधित बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट से है ये, जिसमें डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। एग्जाम रेफरेंस की बात करें तो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, नेचुरल वर्सेस सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टी कई बार क्वेश्चन आते हैं और इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ये हॉट टॉपिक होते हैं। कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये आने के चांस हैं और इम्पोर्टेंस ही देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 5 में से 5 स्टार मैंने दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। ठीक है, सही आंसर है 12। उत्तर की व्याख्या देखें तो जो मनुस्मृति है वह मनु का विधान या धर्मशास्त्र है। ठीक है, एक तरीके से तो यह प्राचीन प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र है। लॉ बुक धार्मिक और सामाजिक नियमों की पुस्तक है। इसमें समाज, धर्म, नैतिकता और कानून से संबंधित नियम बताए गए हैं। यह ग्रंथ मनु यह ग्रंथ ऋषि मनु से संबंधित माना जाता है। इसमें 12 अध्याय या भाग हैं। हर अध्याय में जीवन के अलग अलग पहलुओं पर नियम दिए हैं, जैसे आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण के नियम जिसे कहते हैं, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, समाज का वर्ग विभाजन इसमें दिया है। स्त्रियों और पुरुषों के कर्तव्य यानी ड्यूटीज दी गई है, कर्तव्य और अधिकार। दंड व्यवस्था, पनिशमेंट सिस्टम है इसमें, अपराधों की सजाएं। ठीक है, सरल भाषा में देखें तो मनुस्मृति एक नियमों की किताब है जिसमें प्राचीन समाज को चलाने के लिए 12 बड़े बड़े अध्याय लिखे गए हैं। बाकी विकल्प ऐसे हैं, आप लोग देख लेंगे। जो जो विकल्प इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं खुद बोलूँगा, समझाऊंगा, और जिसकी उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं है वो बस ऐसे लिख दिए हैं ताकि ऑप्शन ये देख लें कि वो रिलेट है क्वेश्चन से कि नहीं है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसे सबसे पुराना और प्रसिद्ध धर्मशास्त्र, रिलीजियस लॉ टेक्स्ट, धार्मिक और सामाजिक कानूनों की पुस्तक मानी जाती है। इस पर बहुत विवाद भी हुआ है क्योंकि इसमें स्त्रियों और शूद्रों के प्रति असमान व्यवहार का उल्लेख है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस ग्रंथ का इस्तेमाल हिंदू लॉ बनाने में किया गया। सिलेबस से संबंधित बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट्स में हमारा टॉपिक है मनु, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में मनु है, तो यह सीधे डायरेक्ट वहीं से आया है। एग्जाम रेफरेंस की बात करें तो यूजीसी नेट, जेआरएफ में आता रहता है। ठीक है, भारतीय चिंतन से संबंधित कॉलेज लेक्चरर में बार बार पूछा जाता है, स्कूल लेक्चरर में। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये भी 5 स्टार मैंने दिया है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं ऑस्टिन का। जैसे मूल क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बल, लोकतंत्र, लोकमत और बहुलवाद पे। तो किस पर आधारित है? बल पे। सही आंसर क्या है? बल है। तो थोड़ा इसको देखते हैं। जॉन ऑस्टिन का जो टाइम पीरियड है वो 1790 से 1859 है। अंग्रेजी विधिवेता है, लीगल थिंकर्स, कानून का विद्वान जिन्हें कहते हैं। उनका सिद्धांत है थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता का सिद्धांत। ठीक है, प्रसिद्ध सिद्धांत किसका है? जॉन ऑस्टिन का है। अब यहाँ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ सार्वभौमिकता है, यहाँ क्या है? संप्रभुता है। तो जो ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी की बात की है, संप्रभुता की बात की है, वह शक्ति है जो हैबिचुअल ओबीडियंस यानी नियमित आज्ञा पालन करवा सकती है। संप्रभुता क्या है? जो नियमित आज्ञा पालन करवा सकती है। अब उसने कहा है कि जो सर्वोच्च शासक होता है, ठीक है, वो आज्ञाएं देता है और लोग मानते हैं, पर वह स्वयं किसी के अधीन नहीं होता है। ठीक है, संप्रभुता क्या है? जिसमें शासक सर्वोच्च होता है, आज्ञाएं देता है और लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं, लेकिन उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। यह सिद्धांत मुख्यतः फोर्स, बल, शक्ति पर आधारित है, क्योंकि उनका मानना था कि लोग शासक की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके पास दंड देने और बल प्रयोग की शक्ति है। अब आसान भाषा में थोड़ा समझें तो ऑस्टिन का विचार था कि राज्य की असली ताकत डर और बल पर टिकी है। लोग शासक की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। बाकी विकल्प इससे जुड़े हैं क्या? अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। लोकतंत्र में शक्ति जनता की सहमति पर आधारित होती है, बल पर नहीं होती है, इसलिए ऑस्टिन से सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। अब लोकमत की बात करें तो लोकमत का मतलब है जनता की राय या इच्छा। आधुनिक समय में राज्य की विविधता
जनता के समर्थन और मत पर आधारित होती है। लेकिन ऑस्टिन ने इसे महत्व नहीं दिया, वे केवल बल पर आधारित सत्ता मानते हैं। बहुलतावाद की बात करें तो बहुलतावाद का अर्थ है समाज में कई तरह के समूह, संस्थाएं, संगठन सत्ता को बांटते हैं। ऑस्टिन इसके बिल्कुल विपरीत थे। उनके अनुसार सत्ता अविभाज्य और केंद्रीकृत होती है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो ऑस्टिन का सिद्धांत लीगल पॉजिटिविज्म कानूनी प्रत्यक्षवाद कहलाता है। कानून वही है जो संप्रभु शासक सर्वोच्च शासक कहे। ठीक है, ऐसा शासक जो किसी के अधीन न हो, उसे ही उसने संप्रभु शासक कहा है। इस सिद्धांत की आलोचना हुई क्योंकि इसमें लोकमत, नैतिकता, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, मॉरलिटी और लोकतंत्र डेमोक्रेसी का स्थान नहीं था। अब बात करें यूजीसी नेट लेक्चरर एग्जाम में पीजीटी में बार बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ये सार्वभौमिकता नहीं है, इसको आप संप्रभुता करना। तो क्वेश्चन आता है कि संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? जॉन ऑस्टिन ने दिया है। किसका सिद्धांत बल पर आधारित है? तो जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत बल पर आधारित है। देखो, संप्रभुता हम अलग से भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन कैसे आया है, किस टॉपिक से आया है और उसका पूछने का तरीका क्या है, और हमें ऐसे ही पढ़ना है फिर आगे। अब सिलेबस से संबंधित बात करें तो यह पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट से है। किससे है? ये सीधे है संप्रभुता से। हमारा जो सिलेबस में दिया हुआ है डायरेक्ट टॉपिक संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी वाला टॉपिक से यह आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एग्ज़ाम रेफरेंस की। तो यूजीसी नेट जेआरएफ में या कई बार आता है, हॉट टॉपिक है ये। और कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, इम्पोर्टेंसी इसकी 5 में से 5 दिया है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य संगठित और केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है? व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्माहीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता। इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई। तो सही आंसर है गांधी जी। ठीक है, बात करें क्वेश्चन को समझने की। देखो, अगर आपको वहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आया तो इस वाले हिस्से को आप देख सकते हो। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, उनको अलग से मैंने लिखने की समझाने की कोशिश की है कि राज्य संगठित और सघन रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है, लेकिन राज्य एक निर्जीव मशीन है। यह कभी भी हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि इसका अस्तित्व ही हिंसा पर टिका है। क्वेश्चन इस तरीके से है, इंग्लिश में डेटो है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है गांधी जी ने इसको कहा है। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि राज्य जो है शासन और प्रशासन की संस्था है। ठीक है, यानी हिंसा पर आधारित है। राज्य एक निर्जीव मशीन है, जबकि व्यक्ति के पास आत्मा और नैतिक चेतना होती है। ठीक, राज्य को चलाने के लिए पुलिस, सेना और कानून जैसे बल प्रयोग करने वाले साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए उसका आधार हमेशा वायलेंस पर रहेगा, हिंसा पर रहेगा। गांधी जी अहिंसा, नॉन वायलेंस के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका आदर्श था बिना राज्य का समाज, जहां लोग नैतिकता और आत्म संयम से चले, न कि जबरदस्ती और बल से। ठीक, आसान भाषा में समझे तो गांधी जी कह रहे थे कि राज्य असल में डर और डंडे पर चलता है। यह एक मशीन है, इसमें आत्मा और नैतिकता नहीं होती, जबकि आदमी में आत्मा होती है। इसलिए आदमी हिंसा मुक्त हो सकता है, लेकिन राज्य नहीं। बात करें बाकी ऑप्शनों की तो जवाहरलाल नेहरू अलग उनके सोचने का तरीका था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। वे लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, लेकिन राज्य हिंसा वाला कथन उनसे संबंधित नहीं है। रूसो की बात करें तो फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है ही, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक, उन्होंने सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक संविधान सिद्धांत दिया है, जो हमने पहले ही जिक्र कर दिया था। लेकिन राजस्व की हिंसा वाली बात उसने नहीं की। ठीक, लेनिन की बात करें तो यह रूसी क्रांतिकारी और साम्यवादी नेता है। उन्होंने राज्य को एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर दमन का साधन कहा। ये इम्पोर्टेंट है, जो जिससे इम्पोर्टेंट लाइन है मैंने वो लिखा है और उसको आप
वो सीधे सीधे रट लेना है, ठीक है। उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, गलत होना ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन। यह विचार मार्क्सवादी सोच से आया, पर उनका कथन गांधी जी से अलग है। किसका? लेनिन का। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो गांधी जी ने कहा था, सबसे अच्छा शासन वह है जो सबसे कम शासन करता है, ठीक है। दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। वे राज्य को जरूरी बुराई, नेसेसरी एविल, आवश्यक बुराई मानते हैं। कौन? गांधी जी। तो यूजीसी नेट लेक्चरर एग्जाम पीजीटी में बार बार ये आता है, राज्य को संगठित हिंसा किसने कहा था? ठीक, महात्मा गांधी जी ने। राज्य आत्माहीन मशीन है, किसका कथन है? गांधी जी का। सिलेबस से संबंधित बात करें तो सीधे हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का जो थ्योरी एंड थॉट्स वाला टॉपिक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट गांधी जी से आया है, ठीक। एग्जाम रेफरेंस आप देख लीजिएगा और कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, बार बार मैं इस टॉपिक को अगर बार बार मैं बोलता रहूँगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी और टाइम वेस्ट होता होता जाएगा। ये आप लोग खुद देख सकते हैं, ये आप लोगों के सहायता के लिए, हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए मैंने ये लिखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आइए देखते हैं कि 10 जो मूल क्वेश्चन था वो कैसा था। नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो सही आंसर है बेंथम ने, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। देखो, आप, एक बात मैं आपको लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करना कि बुक का नाम इंग्लिश में ही लिखना, ये याद करना है, लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में तो इंग्लिश ही में ही आएगा नाम। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हिंदी वाले क्वेश्चन में भी ऐसे नाम आ जाते हैं, इंग्लिश ही में ही नाम आ जाते हैं। अब आपने कई लोग क्या होते हैं ना कि बिल्कुल एकदम हिंदी टाइप, हिंदी वादी होते हैं कि मैं नहीं, मुझे हिंदी में ही ये करना है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इंग्लिश नाम याद रखोगे आप, पुस्तक का नाम या कुछ ऐसे जो थॉट्स होते हैं, तो आपके लिए सहूलियत ये रहेगी, कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसमें भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश में तो इंग्लिश ही में रहेगा नाम। तो बेंथम का ये विचार है, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम की बात करें, जो इनका टाइम पीरियड है, तो इनका टाइम पीरियड क्या है? तो इनका टाइम पीरियड है 1748 से 1832, ठीक है। अंग्रेज दार्शनिक और विधिवेता हैं, ठीक। कानून के सिद्धांतकार जिनको बोलते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, नैतिकता और विधान के सिद्धांत पुस्तक 1789 में प्रकाशित किया, ठीक है। मतलब 1789 में उन्होंने लिखा है। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है कि देखो, जो हमारा ये बेंथम वाला टॉपिक है, ये सीधे सिलेबस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसको आपने तो ढंग से पढ़ना ही है वैसे। तो इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि सही वही है जिससे मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। बहुत ही फेमस लाइन इनकी, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। सीधे डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि यह किसने कहा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किससे संबंधित है? तो बेंथम से संबंधित है। सुख गणना पद्धति भी बताई उन्होंने, ठीक है। इसमें उन्होंने सुख दुख को नापने की कोशिश की, जैसे सुख की तीव्रता, ठीक है, अवधि, निश्चितता, ये सब उन्होंने किसकी बात की? सुख की बात की। आसान भाषा में समझे तो बेंथम ने कहा कि नैतिकता और कानून का असली मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख देना है, और अगर हम सुख को नाप सकें तो हम यह तय कर सकते हैं कि कौन सा काम ये कानून अच्छा है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ये फ्रांस के राजनीतिक चिंतक थे। प्रसिद्ध कृति इनकी है 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। और इन्होंने क्या किया कि सॉवरेंटी की भी अवधारणा दे दी। जहाँ जहाँ सॉवरेंटी है, तो सॉवरेंटी की का मतलब संप्रभुता, यह हिंदी ट्रांसलेट गलत हुआ है, ठीक है। तो क्या है? संप्रभुता है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ अगर सार्वभौमिकता होगी तो वहाँ सार्वभौमिकता न करके संप्रभुता लिखना। विलियम ब्लेक स्टोन की बात की जाए तो ये अंग्रेज न्यायविद हैं। इनका जो प्रसिद्ध कृति है
कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के कानून पर टिकाएं इन्होंने लिखी है, या अंग्रेजी कानून का क्लासिकल थिंकर है, ठीक है, क्लासिक ग्रंथ है। बात करें एडमंड बर्ग की, तो ये आयरलैंड के राजनेता और विचारक हैं, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध कृति है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, फ्रांस की क्रांति पर विचार। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और परंपरा को महत्व दिया। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म जो है उपयोगितावाद के अन्य प्रमुख विचारक कौन कौन हैं? जेम्स मिल हैं और जेएस मिल हैं, ठीक है। इनके पिताजी हैं जेम्स मिल, जेएस मिल के, ठीक। और जेएस मिल के गुरु हैं बेंथम। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है। बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपयुक्तवाद का जनक कहा जाता है। यूजीसी नेट लेक्चरर एग्जाम में ये बार बार आता है, ठीक है। यह सिद्धांत इनका अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला बेंथम का है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सुख की गणना किसने दी? तो बेंथम ने दी, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो सिलेबस से संबंधित है हमारा पोस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, बेंथम से आया है डायरेक्ट, ठीक है। और बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं यूजीसी लेक्चरर और कॉलेज में।